आप ही हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। पहले चाची कितना हम लोगों से प्यार करती थी। नैना और मीना भी हमारे साथ खेलती थी। इतने प्यार से बात कर रहे थे सब, और चाचू की तो हमें जान थी। मगर आप ही, जब से अम्मी अबू इस दुनिया से गए हैं, सब लोगों ने आंखें माथे पर रख ली हैं। सब लोग बदल गए हैं। कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। मैं यहाँ नहीं रहूँगी आप ही। यहाँ से दूर चलो, मुझे कहीं ले चलो। एमन रोते हुए मेरे सामने हाथ छोड़कर मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर करी थी, और मैं चेहरे पर बेबसी लिए उसे देखे जा रही थी। कैसी बातें करी हो एमन? हम लोग यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएंगे? ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत बुरी है। तुम नहीं जानती कि बाहर की जालिम दुनिया हमें निकल जाएगी। इस घर में सबके रवैये जैसे भी सही, मगर हमारी इज्जत यहाँ पर महफूज है। अब तुम रोना बंद करो और खुद को हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे गले से लगाए मुसलसल दिलासा दे रही थी। खुद मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मुझे खुद भी सब लोगों का रवैया बहुत बुरा लगता था। जब अम्मी अबू की वफ़ात के बाद मैं इस घर में आई थी तो शुरू में तो सब लोगों ने हम दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा था। हमें अम्मी अबू की कमी का एहसास तक ना होने दिया। इसलिए सब लोग ही हमारा बहुत ख्याल रखते थे। चचा तो आगे पीछे फिरते थे, और चची की तो गोया हम दोनों बहनों में जान थी। वे इस वजह से मुतमईन थी कि अब आगे की ज़िंदगी भी आसान गुजरेगी, और ये लोग हमें किसी किस्म की कमी बेशी का एहसास नहीं होने देंगे। मगर जब चचा ने उन कागजात पर दस्तखत करवा लिए, तो उसके बाद उनका रवैया बदल गया था। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वो दस्तखत मेरी पूरी ज़िंदगी को यूं बदल देंगे, मेरी और मेरी बहन की खुशियों को दांव पर लगा देंगे, तो मैं कभी भी उस दिन उन कागजात पर दस्तखत ना करती। मगर अब क्या हो सकता था? मुझसे गलती हो गई थी, और अब मैं जितना भी पछताती उस गलती को सुधार नहीं सकती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही चची ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। सारा बाहर निकलो। मैं घबरा कर उठ बैठी। एमन की तरफ देखा, वो बेखबर नींद सो रही थी। उन दिनों उसके स्कूल से छुट्टियां थी, इसलिए वो सुबह देर तक आराम से सोती रहती थी। पर मैंने उसे कभी नहीं उठाया था। बाहर आई तो चची मुझे खूनखार नज़रों से देख रही थी। पूरा घर उल्टा पड़ा है। हर तरफ गंद फैला हुआ है। हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर को सुबह सुबह साफ कर दो। मगर चची, शब्बू कहाँ पर है? आज नहीं आई क्या? मैंने शब्बू का नाम लिया, जिस घर की पुरानी मुलाजमत थी। चची के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। शब्बू के साथ साथ जमीला भी काम से चली गई है। अब सारा काम तुमने करना है। अगर अकेले नहीं कर सकती तो अपनी बहन को भी अपने साथ मिला लो। मैं फटी फटी आंखों से चची को देख रही थी। वो इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? हम दोनों बहनों के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती थी? गो कि मेरे लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था। घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया था, खाना बनाना, सफाई करना। वो कहती थी कि लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, और मैं अपना हर काम अपने हाथों से करने की आदी थी। मगर जिस तरह से चची मुझ पर हुक्म दे रही थी, वो अंदाज मुझे बुरा लगा था। उन्होंने जब दोबारा ईमन का नाम लिया तो मैं घबरा गई थी। ईमन अभी बहुत छोटी है, अभी मैं उसे इन जिम्मेदारियों में नहीं डाल सकती। मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी, बताइए क्या करना होगा? और चची चालाकी से मुस्कुराते हुए बाहर आ गई, और मुझे सारा काम समझाने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, मैं काम से बुरी तरह थक गई थी। ईमन मुझे देखती तो रोते हुए अंदाज में कहती, बाजी इतना काम कर रही हो, थक जाओगी। आखिर इस घर में चची भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं। वो तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगा रही हैं। पहले तो नौकरानियाँ थीं, मगर अब उन्होंने नौकरानियों को भी निकाल दिया है। बाजी, हम उनके नौकर तो नहीं हैं। पर मैंने उससे डांट कर खामोश करवा दिया था। ये हमारा अपना घर है। अब हम इस घर में रह रहे हैं तो इस घर के काम भी तो करने पड़ेंगे ना। तुम इन सब बातों को मत सोचो, कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। मैं थोड़ी देर में कमरे में आ जाती हूँ। मैंने उसे बहला फिसला कर कमरे में भेजा था। इन्हीं दिनों घर में एक लड़का आया था जो मुझसे उम्र में लगभग 5 साल बड़ा था। जिस दिन वो घर आया उस वक्त मैं अकेली थी। दरवाज़ा खोला तो उस देहाती को देखकर मैं घबरा गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने मुझे रोक दिया, कहने लगा, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, अंदाज ज़रूरत से ज़्यादा अजीब। बिल्कुल लठमार अंदाज में बात कर रहा था, जैसे उसने कभी स्कूल की शक्ल तक ना देखी हो। मैंने उसे बताया, चाचू घर पर नहीं है। जब आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अगर कोई पैगाम है तो बता दो। मेरी बात सुनकर वो चौंका था। चाचू? क्या इस घर के मालिक तुम्हारे चचा हैं? उसने मेरे हुलिये पर तनकीदी नज़र डाली। उस वक्त मैं पुराने कपड़ों में मलबूस थी। घर की सफाई सुथराई करी थी, इसलिए कपड़े भी हाथ से मैले कुचैले हो गए थे। मैंने मुख्तसरन उससे बात की और दरवाज़ा बंद करना चाहा तो कहने लगा, मुझे सर्वेंट क्वार्टर में कहीं बिठा दो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं खड़ा करूँगा। मगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ऐसे किसी अजनबी को घर में कैसे घुसा सकती थी, जबकि घर में मैं अकेली थी। शाम को चाचू घर आए तो वो लड़का फिर से आ गया था। इस बार भी दरवाज़ा मैंने ही खोला था। कहने लगा, अपने चाचू को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। चाचू वहाँ पर आए तो उनके चेहरे के तासुरात नागवार से थे। वो कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तमाशा नहीं लगाना चाहेंगे। चाचू के चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी। उनकी आंखों में ज़िंदगी में पहली बार मैंने यूं परेशानी देखी तो मैं भी चौंक गई।
न जाने वो लड़का कौन था, उसने ऐसा क्या कहा कि चाचू इतने परेशान हो गए थे। उसे लेकर एक कमरे में चले गए और फिर रात को जब मैं खाना लगा रही थी, तो तब मैंने देखा कि वो लड़का भी चाचू के साथ दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। मगर अब की बार इसका हुलिया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। चाचू की तरह नफीस कपड़े पहने हुए, बालों का अच्छा सा स्टाइल और शेव बनाए, वो देखने में बहुत निखरा निखरा और सुबह के हुलिये से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। मैं हैरान थी कि चाचू ने इस अजनबी को इस तरह घर में क्यों घुसा लिया है, जबकि इस घर में गैर लोगों का दाखिल होने का रिवाज नहीं था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी ये मेरा दर्द सर नहीं था। मैं तो इसी परेशानी में थी कि किस तरह से जायदाद वापस दूँ। मैं अपने वकील अंकल से बात करना चाहती थी, मगर मसला ये था कि चाचू ने मेरा मोबाइल ले लिया था। मेरे पास डायरी में नंबर दर्ज थे। वो डायरी मैंने चाचू चची से छुपा कर रखी हुई थी। इस डायरी में वकील अंकल का नंबर था। मुझे मौके की तलाश थी कि किसी दिन मैं उससे बात कर सकूं, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन पर भी चची हर वक्त कड़ी नज़र रखती थी। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया था। उस दिन चची फ़ोन पर लॉक लगाना भूल गई थी। वो उस वक्त अपने कमरे में नहा रही थी। जब मैंने फ़ोन को देखा तो जल्दी से वकील अंकल का नंबर मिला लिया। दूसरी बेल पर ही उन्होंने कॉल उठा ली थी। अंकल, मैं हूँ सारा, मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरी आवाज़ से मुझे पहचान गए थे। अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। तुमसे और तुम्हारी बहन से कोई बात नहीं हो सकी तो तुम्हारे चाचू ने कहा कि तुम दोनों को उन्होंने बाहर भिजवा दिया है। मैं जो कि इस झूठ पर हक्का बक्का रह गई थी, वो उनसे अपना मसला बयान करने ही लगी थी कि चची वहाँ पर आ गई। उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसी वक्त चाचू भी घर आ गया। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के दरमियान क्या खिचड़ी पकी थी। चाचू मुझे कहने लगे कि अगर तुमने वकील से कोई बात की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। ये जायदाद तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस नहीं करूंगा। अगर अपनी और अपनी बहन की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोश हो जाओ। जो मैं कहता हूँ वो करो। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, बस अपनी बहन की परवाह थी। शाम को जब वकील अंकल आए तो उनके साथ पुलिस के एहलकार भी थे। मेरा दिल बहुत चाहा कि मैं उन्हें सच बताऊं, मगर फिर मैं चाचू की धमकी सुनकर डर गई थी। और फिर मैंने वही किया जो चाचू ने मुझे सिखाया था। सब लोगों के सामने मैंने अपनी सारी जायदाद और अपना घर बार चाचू के नाम कर दिया था। चाचू फातिहाना हंसी से मुस्कुराते रहे। वकील अंकल मुझे अफसोस से देखते रहे, कहने लगे, बेटा, अगर मुझ पर एतबार किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहेगी। वो रस्मी कलमात अदा करके वहाँ से चले गए थे और मैं ईमन को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। आधी रात का वक्त था जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। बाहर आकर देखा तो चाचू और चची बाहर खड़े थे। कहने लगे, अपना सारा ज़रूरी सामान समेटो, यहाँ से निकलने की करो। आज के बाद तुम लोगों को इस घर में नहीं रख सकता। मैं बुरी तरह परेशान थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। आधी रात को अगर बहन को लेकर बाहर गई तो बाहर बहुत सारे इंसानी शक्ल में भेड़िए होंगे जो हम लोगों को नोच कर खा जाएंगे। चाचू प्लीज़ हम पर रहम करें, हम कहाँ जाएंगे? हम आपका खून है, आपकी भतीजे हैं। मगर उनका तो जैसे खून सफ़ेद हो गया था। चाचू के लहजे में मौजूद सख्ती किसी चट्टान की तरह मेरे हौसलों से टकरा रही थी। उनकी आंखें, जिनमें कभी शफकत की हल्की सी रमक हुआ करती थी, अब बिल्कुल सपाट और बेहिस हो चुकी थी। चची ने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और कमरे की तरफ धक्का देते हुए बोले, जो कहा है वो सुना नहीं? अपना बोरिया बिस्तर गौर करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकलो। मैं सुन खड़ी थी, मेरा दिमाग मफलूज हो चुका था। आधी रात का वक्त, सुनसान सड़कें और मेरे साथ मेरी मासूम बहन एमन, जो अभी ठीक से जागी भी नहीं थी। मैंने लरजते हाथों से अलमारी खोली। सिर्फ चंद जोड़े कपड़े, अम्मी की दी हुई एक पुरानी चादर और अब्बू की घड़ी, यही कुल कायनात थी जो मैं समेट सकी। एमन की आंखों में खौफ था। वो बार बार मेरा पल्लू पकड़कर पूछ रही थी, आपी हम कहाँ जा रहे हैं? चाचू हमें क्यों निकाल रहे हैं? मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब हम हाल में पहुंचे तो चचा ने बड़े ही जालमाना तरीके से हमारा छोटा सा बैग उठाकर सेन में फेंक दिया और फिर हमारा हाथ पकड़कर हमें बैरूनी गेट की तरफ घसीटा। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। जो जायदाद तुम्हारी थी वो अब मेरी है। तुम लोगों ने यहाँ रहकर बहुत ऐश कर ली। अब जाओ और बाहर की दुनिया का मजा चखो। बाहरी गेट के बंद होने की आवाज़ किसी धमाके की तरह मेरे कानों में गूंजी। हम दोनों बहनें सड़क के एक किनारे खड़ी थीं, जहाँ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं था। सर दबा के चौंके, जिस्म में तराजू हो रहे थे। ईमन सिसकियाँ भरने लगी, आप ही मुझे डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैंने उसे अपने साथ खींच लिया, हालांकि मेरा अपना वजूद अंदर से टूट कर बिखर रहा था। हम अभी कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मेरा दिल हलक में आ गया। क्या चचा ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा है, या कोई राह चलता भेड़िया हमारी बेबसी का फ़ायदा उठाने आ रहा है? मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो कुछ दिन पहले देहाती होलिये में आया था और जिसे बाद में चचा ने घर में रख लिया था। उसके कदमों में एक अजीब सी तेज़ी थी और चेहरे पर वही पुराना तअस्सुर था। वो हमारे करीब आकर रुका। उसकी आंखें अब भी वैसी ही गहरी और नाकाबिले फ़हम थी।
आधी रात को 2 लड़कियां इस तरह सड़क पर खड़ी होंगी तो कोई भी उन्हें कच्चा चबा जाएगा। उसने अपनी खुरदरे लहजे में कहा। मैं खौफ से एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चचा ने तुम्हें भेजा है? उसने एक गहरी सांस दी और गर्दन झटक कर बोला। चचा ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से आया हूँ। मुझे पता था कि वो बुढ़ा तुम्हें निकाल देगा। हाजरा, तुम लोग कहाँ जाओगे? इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले चलता हूँ। मुझे उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं था। वो चचा का आदमी था, उसका अंदाज भी मशकूक था। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, तुम वापस जाओ, मैंने हिम्मत जमा करके कहा। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। देखो लड़की, जिद करने का ये वक्त नहीं है। इस इलाके में आवारा कर दूँ, जराइम पेशा लोगों की कमी नहीं है। कम अज़ कम आज की रात के लिए मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एमन ने खौफजदा होकर मेरा हाथ दबाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सड़क पर खड़े रहना खुदकुशी के मुतरादिफ था। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। वो आगे आगे चलने लगा और हम खामोशी से उसके पीछे चलने लगे। वो हमें शहर के एक पुराने और गुंजान आबाद इलाके की तरफ ले गया, जहाँ गलियां तंग और मकानात एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए महसूस होते थे। आखिरकार वो एक बुसीदा से मकान के सामने रुका और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन आंखें काफ़ी रोशन थी। उस लड़के ने उससे कुछ कहा और फिर हमें अंदर आने का इशारा किया। ये मेरी दादी है, उसने मुख्तसर सा तारुफ कराया। आज की रात तुम लोग यहाँ रहोगी, लेकिन याद रखना यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम्हें इस बुढ़िया के काम करने होंगे, इस घर की खिदमत करनी होगी। ये तुम्हारी पनाहगाह का किराया समझ लो। कल सुबह मैं आऊँगा और तुम्हें किसी दूसरी जगह ले चलूँगा, जहाँ तुम मुस्तकिल रह सको। वो घर बहुत छोटा और तारीक था। वहाँ सिर्फ एक ही कमरा और एक छोटा सा सेन था। बूढ़ी औरत ने हमें कोने में बिछी एक पुरानी चटाई की तरफ इशारा किया और खुद बड़बड़ाती हुई अपने बिस्तर पर जा लेटी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से चिमट कर इस चटाई पर बैठ गई। भूख और थकन से बुरा हाल था, लेकिन खौफ ने नींद उड़ा दी थी। वो लड़का बाहर सेहन में कुर्सी डालकर बैठ गया। शायद वो हमारी पहरेदारी कर रहा था या फिर कुछ और सोच रहा था। पूरी रात मैंने जाकर गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो लड़का दोबारा नमूदार हुआ। उसका हुलिया फिर से कुछ बदला हुआ था, जिससे वो रात भर सोया ना हो। चलो तैयार हो जाओ, उसने सपाट लहजे में कहा। मैंने एमन को उठाया। हमने अपना मुख्तसर सा सामान उठा उसके पीछे चल पड़े। इस बार वो हमें एक कच्ची बस्ती की तरफ ले गया, जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। एक तंग गली के आखिर में एक बहुत ही छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची थी और छत पर टीन की चादरें पड़ी थी। उसने जेब से एक जंगल चाबी निकाली और ताला खोला। आज से तुम यहाँ रहोगे, उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। घर क्या था, बस एक छोटा सा कमरा और एक कोने में बनी छोटी सी किचन की जगह। फर्श कच्चा था और दीवारों से सीमेंट चढ़ रहा था, लेकिन मेरे लिए ये किसी किले से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ कम अज़ कम चचा की गालियाँ और चची की नफरत अंगेज नजरें नहीं थी। यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, उसने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा। लेकिन याद रखना, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ से अकेले बाहर निकलने की कोशिश मत करना, जब तक मैं न कहूँ। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में अब भी वही लठमार अंदाज था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी फिक्री झलक थी। तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रही हो? तुम तो चाचू के आदमी हो ना? मैंने आखिरकार पूछ लिया। वो तलखी से मुस्कुराया। मैं किसका आदमी हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। बस इतना समझ लो कि फ़िलहाल तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई चारा नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और तेज़ी से गली में गायब हो गया, हमें एक बिल्कुल नई और अनजान जिंदगी के रहमो करम पर छोड़कर। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। धूल मट्टी हर जगह जमी हुई थी। एमन एक कोने में बैठकर खामोशी से दीवार को तक रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। मैंने उसे अपने करीब बुलाया, उसके सर पर हाथ रखा। एमन, अब हमें खुद को संभालना होगा। यहाँ कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। मैंने पास पड़े एक पुराने कपड़े से सफाई शुरू कर दी। जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो लड़का कौन था? उसका चचा से क्या ताल्लुक था? क्या वो वाकई हमारी मदद कर रहा था? ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बढ़कर ये कि अब हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? क्या मैं कभी अपना हक वापस दे सकूंगी? कच्ची दीवारों की बो और मिट्टी की खुशबू के दरमियान मैंने अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने का अज़म किया। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय थी कि अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। इस छोटे से घर में, जहाँ रोशनी की सिर्फ एक पतली सी लकीर रोशनदान से अंदर आ रही थी, मैंने अपनी बहन की हिफाजत का अहद किया, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। रात का अंधेरा छाने लगा था और बस्ती में रहने वाले लोगों की आवाज़ें मद्धम हो रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एमन को बाजुओं में लेकर लेट गई और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। वक्त किसी बहते दरिया की तरह गुजर रहा था। इस छोटे से कच्चे मकान में रहते हुए मुझे कई माह बीत गए थे। अब मैंने अपनी और एमन की बका के लिए करीबी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो ज़िंदगी जो कभी मखमल और रेशम में गुजरी थी, अब सुई धागे और मशीनों के शोर में गुम हो चुकी थी। लेकिन इस मेहनत में एक अजीब सी लज्जत थी, हलाल की कमाई और अपनी मेहनत का सुकून।
वो पुरस्कार लड़का जिसका नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था, गाहे-बगाहे हमारी खबर लेने आता था। उसकी खामोशी, उसकी गहरी नज़रें हमेशा मेरे लिए एक मौमा रही। वो मुझे डराता भी था और न जाने क्यों, उसकी मौजूदगी में मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता था। एक शाम जब मैं फैक्ट्री से निकली तो मेरा दिल काबू में नहीं था। आज पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी। नोटों की वो गड्डी मेरे पर्स में एक बोझ नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदों का मरकज़ थी। मैंने सोचा था कि आज मैं ऐमन के लिए उसकी पसंद की नीली फ़िराक लूँगी, उसके लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाई खरीदूँगी। मैं चाहती थी कि आज की रात इस छोटे से अंधेरे घर में खुशियों का दिया जाए। मैं तेज़ कदमों से बाज़ार की तरफ बढ़ रही थी। ज़हन में खरीदारी की फ़हरिस्त तैयार थी और चेहरे पर एक तवील अरसे बाद मुस्कुराहट आई थी। अभी मैं शहर के एक पुराने चौक से गुजर ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक तरफ बैठी एक औरत पर पड़ी। वो फटे पुराने लिबास में मलबूस थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसका पैर खून से लथपथ था। बच्चा दर्द की शिद्दत से बेहाल था और उसकी सिसकियां सीधा मेरे दिल में तराजू हो रही थी। वो औरत हाथ फैलाकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स से भीख मांग रही थी, लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कोई तो रहम खाओ। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने अपने पर्स को मजबूती से थामा। ये वो पैसे थे जो मैंने दिन रात एक करके कमाए थे। इन पैसों से अमन की खुशियाँ जुड़ी थीं। लेकिन फिर मेरी नज़र उस ज़ख्मी बच्चे पर पड़ी। उसकी तकलीफ़ देखकर मुझे अपना वो वक्त याद आ गया, जब अम्मी अबू के इंतकाल के बाद मैं और एमन सड़क पर बेयारो मददगार खड़े थे। अगर उस वक्त कोई हमारी मदद कर देता तो शायद हालात इतने बुरे ना होते। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, अपना पर्स खोला और वो तमाम पैसे जो मैंने अमन के लिए जमा किए हुए थे उस औरत के सामने रख दिए। वो औरत हक्का बक्का रह गई। उसने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। बेटी, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा। मैं वहाँ से खाली हाथ लेकिन हल्के दिल के साथ वापस मुड़ी। एमन के लिए कुछ ना ले जाने का दुख तो था, लेकिन एक माँ की ममता और एक बच्चे की ज़िंदगी बचाने का जो सुकून था, वो किसी भी फिराक या मिठाई से बढ़कर था। मैंने सोचा, खैर है, अगले महीने ले लूँगी, अल्लाह ताला मालिक है। जब मैं अपनी बस्ती की तंग गली में दाखिल हुई तो दूर से ही मुझे अपने घर के बाहर कुछ गैर मामूली हलचल महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या चचा ने हमें ढूंढ लिया है? क्या वो हमें यहाँ से भी निकालना चाहते हैं? जब मैं घर के करीब पहुंची तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। घर के सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। मोहल्ले के लोग जमा थे और मेरा दिल डूबने लगा। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा कि सेन में चचा सर झुकाए बैठे थे। उनके साथ वही पुरस्कार लड़का खड़ा था और चंद पुलिस अफसरान कुछ कागजात देख रहे थे। एमन एक कोने में खड़ी सहम रही थी। जैसे ही चचा ने मुझे देखा, वो अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ आए। उनके चेहरे पर वो पुराना तकब्बर नहीं था, बल्कि नदामत और खौफ के साए थे। सारा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, चचा ने लरजती आवाज़ में कहा और मेरे सामने हाथ छोड़ दिए। मैं शशता रह गई। मैंने तुम्हारे और एमन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं। मैंने सब तुम्हारे नाम वापस कर दिए हैं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने हैरत से कभी चचा को देखा और कभी उस लड़के को, जो एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था, बल्कि एक फातहाना चमक थी। पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर कहा, बीबी, आपके चचा ने इतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने धोखाधड़ी से आपकी जायदाद हथिया ली थी। अब सब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जब पुलिस चचा को लेकर बाहर निकली तो मैंने उस लड़के का रास्ता रोका। मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारा इन सब से क्या ताल्लुक है? चचा ने इतनी आसानी से जायदाद कैसे वापस कर दी? उसने एक लंबी सांस ली, कुर्सी खींची और सुकून से बैठ गया। मेरा नाम हैदर है। उसने पहली बार अपना नाम बताया। और सारा, मैं तुम्हारे चचा का सगा बेटा हूँ। मेरी ज़बान गुंग हो गई। बेटा? लेकिन चची के तो सिर्फ 2 बेटियां हैं। हैदर ने तल्खी से हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन चची तुम्हारे चचा की वाहिद बीवी नहीं है। बरसों पहले तुम्हारे चचा ने हमारे गांव में मेरी माँ के साथ छुपकर शादी की थी। वो मेरी माँ को वहीं छोड़कर शहर आ गया और यहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे चचा के नाम की माला जपती रही। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अहद किया कि मैं अपने और अपनी माँ के हक के लिए शहर जाऊँगा। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर दोबारा बोलना शुरू हुआ। जब मैं यहाँ आया तो मेरा इरादा सिर्फ अपना हक लेने का था। मैंने तुम्हारे चचा को ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को कबूल ना किया तो मैं उनका ये राज सबके सामने, ख़ास तौर पर तुम्हारी चची के सामने फाश कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने डर कर मुझे अपने घर में रखा। लेकिन वहाँ रहकर मुझे मालूम हुआ कि वो सिर्फ मेरी माँ के गुनहगार नहीं है, बल्कि उन्होंने तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया है। हैदर की आवाज़ में अब शिद्दत आ गई थी। जब मैंने देखा कि उन्होंने यतीम भतीजियों को घर से निकाल दिया है तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उनके साथ काम करते हुए उनके काले धंधों और गैर कानूनी कामों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए।
वो स्मगलिंग और ज़मीनों पर कब्ज़े के कई मामलात में मुलविस थे। मैंने उन्हें धमकी दी कि या तो वो तुम्हारी जायदाद इज़्ज़त से वापस कर दें, वरना मैं वो तमाम सबूत पुलिस को दे दूँगा और उनको ख़ानदानी राज़ भी फ़ाश कर दूँगा। मैं साकित खड़ी उसे सुन रही थी। वो इंसान जिसे मैं अब तक अपना दुश्मन या चच्चा का करिंदा समझ रही थी, वो दरअसल पसे पर्दा मेरी जंग लड़ रहा था। आज जो तुमने पुलिस देखी, वो इसीलिए थी कि मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारी जायदाद अब तुम्हारी है और वो अपने किए की सज़ा भुगतने जेल जा चुकी है। हैदर ने उठते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो लठमार अंदाज नहीं था, बल्कि एक गहरी अपनायत थी। तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तुम तो अपना हक लेकर जा सकते थे, मैंने दबी आवाज़ में पूछा। हैदर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। पता नहीं सारा, शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें करीब से देखा था। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अपनी बहन के लिए कुर्बानी और तुम्हारा वो टूटा हुआ लेकिन मजबूत दिल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हालात मुकम्मल बदल गए। मैं और एमन अपने पुराने घर वापस आ चुके थे, लेकिन इस बार ये घर सिर्फ दरो दीवार का मजमुआ नहीं था, बल्कि यहाँ पर सुकून था। हैदर ने अपनी माँ को भी गांव से बुलवा लिया था। एक सादा सी तरकीब में मैं और हैदर निकाह के बंधन में बंध गए। आज जब मैं अपने घर के रोशन कमरे में बैठी थी, एमन अपनी नई नीली फ्राक पहनकर सेहन में खेल रही थी। हैदर कमरे में दाखिल हो और मेरे हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो कभी मैंने छुपा कर रखी हुई थी। अब तुम्हें किसी नंबर की तलाश में छुपने की ज़रूरत नहीं है सारा, उसने मोहब्बत से कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और परिंदे अपनी मंजिल की तरफ उड़ रहे थे। जिंदगी ने मुझे बहुत से जख्म दिए थे, लेकिन इन जख्मों का मरहम हैदर की सूरत में मिल गया था। मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान दूसरों के लिए दिल में रहम रखता है, जैसे मैंने उस दिन इस जख्मी बच्चे की मदद की थी, तो खुदा खुद ब खुद उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। वो लड़का जो कभी एक अनजान देहाती बनकर आया था, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया था। सब कुछ ठीक हो गया था और हम एक नई और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी किसी और सबक आमोज़ स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।